हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की एक सीरीज कर रहे थे और इस सीरीज में पहली दो वीडियोस में मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज या ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर बात करी, जिसमें हमने कुछ शुरुआती चीजों पर बात करी जैसे सीरियल प्रोसेसिंग क्या होती है, देन हमने बात करा बैच प्रोसेसिंग पर, देन हमने मल्टी प्रोग्रामिंग पर। आइए आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे बाकी के बचे हुए टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स में सीरियल प्रोसेसिंग को काउंट नहीं किया जाता है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोगों ने बैच प्रोसेसिंग से स्टार्ट किए थे। सो बैच प्रोसेसिंग हमने जस्ट इससे प्रीवियस वीडियो में कवर किया। उसके बाद उसके ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए मल्टी प्रोग्रामिंग आया। मल्टी प्रोग्रामिंग को भी हमने लास्ट वीडियो में कवर करा। फिर मैंने आपको बताया था कि हम लोग अब स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़ेंगे। स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए बने हुए हैं, किसी एक्सपर्ट काम के लिए बने हुए हैं, हम वो पढ़ेंगे। और इन स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स में सबसे पहला हमने जो पढ़ा वो था मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आइए आज स्टार्ट करते हैं बाकी के स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि कोई नेटवर्क के हिसाब से है, कोई डिस्ट्रीब्यूटेड के हिसाब से है। तो एक एक करके इस वीडियो में हम बाकी के बचे हुए टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पर बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रिमेनिंग टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो स्टूडेंट्स चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप पर बात करते हैं। हम लोगों ने बैच करा नंबर 1, नंबर 2 हम लोगों ने मल्टी प्रोग्रामिंग करा, नंबर 3 हमने मल्टी प्रोसेसिंग करा, और अब हम फोर्थ ऑपरेटिंग सिस्टम पर बात करने जा रहे हैं कॉल्ड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जैसा कि मैंने बोला, ये किसी स्पेशलाइज्ड काम के लिए, किसी एक्सपर्ट काम के लिए बनाए गए ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये एक आर्किटेक्चर पर आधारित, आर्किटेक्चर ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका मतलब है कि अगर आप कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, नाम देखिए, नाम में क्या लिखा हुआ है, नेटवर्क। डेफिनेशन अपने आप बनाई जा सकती है, कुछ ही याद करने की जरूरत नहीं है। नेटवर्क का मतलब क्या हुआ? नेटवर्क का मतलब है जहां पर कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो, एक दूसरे से कनेक्ट करने के बाद ही एक नेटवर्क बनता है। तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपस में इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स पर चले, मतलब देखिए हम लोगों के पास एक सिंगल कंप्यूटर या एक सिंगल पीसी या एक सिंगल लैपटॉप है। हम लोग उस पर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं वो एक सिंगल कंप्यूटर, उसके सिंगल हार्डवेयर, उसके सिंगल सॉफ्टवेयर्स को कंट्रोल, उनको मैनेज करने का काम करता है। बट अगर कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे, कई सारे कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होकर एक नेटवर्क बनाएंगे, तो उस नेटवर्क को आपस में सुचारू रूप से सही तरीके से मैनेज करने के लिए, ताकि वो सारे ऑपरेशंस करे जा सके जो नेटवर्क पर हमें मिलते हैं, इसके लिए हमें एक नेटवर्क का स्पेशलिस्ट, एक नेटवर्क स्पेशलिस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होगा। एंड दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं? तो भाई नेटवर्किंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं? नेटवर्किंग के बेनिफिट्स में अगर आप देखें तो नेटवर्किंग का सबसे पहला बेनिफिट होता है कि आपकी अगर फाइल कहीं दूसरे कंप्यूटर पे रखी है तो आप वो यहां शेयर कर सकते हैं। जी हां, ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तभी पॉसिबल है। खाली कंप्यूटर्स को आपस में तारों से जोड़ देने से, वायर्स की मदद से दो कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ देने से क्या आपकी फाइल्स शेयर होंगी? क्या आपके पूरे नेटवर्क पर अगर किसी कंप्यूटर पर प्रिंटर लगा हुआ है और आपके सारे कंप्यूटर्स उस प्रिंटर का इस्तेमाल करके प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, तो क्या ये तारों की वजह से हो रहा है? नो, ये वायर से तो सिर्फ कनेक्टिविटी हो रही है। बेसिकली हमने एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है जो पूरे नेटवर्क पर अगर एक प्रिंटर कनेक्टेड है तो वो प्रिंटर सबके बीच में शेयर करा रहा है। इसे हम कहते हैं रिसोर्सेस की शेयरिंग। अगर आपके किसी एक कंप्यूटर पर कोई फाइल पड़ी हुई है, आप उस कंप्यूटर की फाइल को यहां पर अपने दूसरे कंप्यूटर पर यूज करना चाहते हैं, तो ये जो फाइल शेयरिंग की फैसिलिटी है ये भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा है। इंटरकनेक्शन कर लेने से आपके कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो गए, वो प्रिंटर, वो रिसोर्स आपके नेटवर्क पर कनेक्ट हो गया। बट अगर आप सबकी शेयरिंग करना चाहते हैं, उस फाइल की शेयरिंग करना चाहते हो, तो उसके लिए हमें एक स्पेशलिस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होगा कॉल्ड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आइए बात करते हैं
नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो मान लीजिए सपोज मेरे पास कुछ कंप्यूटर्स थे C1, C2 और C3। ये कुछ कंप्यूटर्स हैं जो आपस में एक नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। ये लीजिए, इनको आपस में मैंने इंटरकनेक्ट कर दिया और इंटरकनेक्ट करते ही ये एक नेटवर्क बन गया गाइस, एक नेटवर्क बन गया। कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं तो वो एक नेटवर्क बना देते हैं, राइट। अब आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि अगर मैं यहां पर बैठा हूं, मान लीजिए कल मैंने इस कंप्यूटर को यूज करा, C3 कंप्यूटर को यूज करा और यहां पर बनाई एक फाइल, अपना बायोडेटा बनाया, अपना एक फाइल बनाई और इस कंप्यूटर पर सेव कर दिया। अब मुझे जाना पड़ गया किसी जरूरी काम से। जब मैं कुछ देर बाद वापस आया तो इस कंप्यूटर पर कोई दूसरा यूजर बैठा हुआ है, कोई दूसरा यूजर भाई बैठकर काम कर रहा है। अब आप उसे भगा तो नहीं सकते ना, आप उसे ये तो नहीं कह सकते यहां से हटिए, क्योंकि मैंने यहां पर आपसे पहले आके मैं एक फाइल बना के गया था, तो अब आपको यहां पर बैठना अलाउड नहीं है, आप यहां से हटिए। गाइस, वरीड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंप्यूटर्स आपस में नेटवर्क पर कनेक्टेड हैं। तो आपको अगर इन तीनों में से आपका डेटा भले ही इस कंप्यूटर पर रखा है, बट अगर आपको ये कंप्यूटर भी फ्री मिल रहा है तो आप इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर पर लॉग इन करके वहां से अपनी फाइल को यहां ऐसे इस्तेमाल कर पा रहे होंगे जैसे कि आप उसी सिस्टम पर बैठकर उसी सिस्टम की फाइल यूज करते हैं। यानी इस C1 पर बैठकर यहां लॉग इन कर आप यहां की फाइल यहां पर सिमिलरली बिल्कुल वैसे इस्तेमाल करेंगे जैसे कि आप इसी पर बैठे हो। यह फैसिलिटी है फाइल शेयरिंग। रखी कहीं और है बट आप उसे यहां शेयर करके यूज कर पा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड फाइल शेयरिंग एंड दिस इज द फीचर ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मान लीजिए इस कंप्यूटर पर प्रिंटर कनेक्टेड है तो भाई ये तो यूज करेगा ही करेगा, बट अगर ये भी प्रिंट कमांड देके उस प्रिंटर को यूज करना चाहता है, ये भी प्रिंट कमांड देके उस प्रिंटर को यूज करना चाहता है, ये फैसिलिटी भी मिलेगी, क्योंकि ये सारी फैसिलिटी नेटवर्क की है। और अगर आपको नेटवर्क की फैसिलिटी चाहिए तो इसके लिए आपको नेटवर्क का ऑपरेटिंग सिस्टम डालना होगा जो ये सारी फैसिलिटी आपको देगा। कंप्यूटर को जोड़ देने से सिर्फ कुछ नहीं होगा, आपको उनको जोड़ने के बाद वो नेटवर्क वाले काम कराने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी चाहिए, राइट। सो अगर हम इस पे बात करें तो हमें यहां पर इंस्टॉल करना होगा एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। सो when computers are interconnected, जब कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड होते हैं ओवर अ नेटवर्क, then a network operating system is required. एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है। किस पर्पस के लिए? फॉर फाइल शेयरिंग। फाइल शेयरिंग करने के लिए, कोई प्रिंटर वगैरह शेयर करने के लिए, ये सब क्या कहलाते हैं? रिसोर्स शेयरिंग। ये करने के लिए, ऐसे नेटवर्किंग वाले फीचर्स यूटिलाइज करने के लिए। यानी इस नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आपकी फाइल यहां रखी हुई थी, कंप्यूटर 3 पर आपने फाइल बनाकर सेव की हुई है, तो इसका मतलब आपको पता है कि आपकी फाइल कंप्यूटर 3 पर है। बट फ्री कौन सा मिला आपको कंप्यूटर? आपको कंप्यूटर फ्री मिला C1 वाला कंप्यूटर फ्री मिला, तो आप यहां पर बैठकर वहां की फाइल को यहां पर यूज कर सकते हैं। इसका मतलब आपको पता है ना, एज ए यूजर आपको पता है कि आपकी फाइल कहां रखी हुई है, तभी तो आप इस कंप्यूटर से वहां की कंप्यूटर को फाइल को इस्तेमाल कर पा रहे हैं। सो गाइस, ये बात यहां लिखनी होगी कि यूजर्स जो होते हैं वो अवेयर होते हैं अबाउट वेयर द फाइल इज स्टोर्ड। उनकी फाइल कहां पर स्टोर है, ठीक है जी। वो किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क के किसी भी कंप्यूटर पर बैठकर किसी भी दूसरे कंप्यूटर पर रखी हुई फाइल को इस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं मानो वो उनके खुद के कंप्यूटर पर रखी हो। दे कैन यूज a file saved
ऑन एनी कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर पर अगर कोई फाइल सेव है ओवर द नेटवर्क, किसी भी कंप्यूटर पर पूरे नेटवर्क में अगर कोई फाइल सेव्ड है ऑन एनी अदर कंप्यूटर, किसी भी दूसरे कंप्यूटर पर यूज कर सकते हैं, राइट? सो दे कैन यूज अ फाइल सेव्ड ऑन एनी कंप्यूटर ओवर द नेटवर्क ऑन एनी अदर कंप्यूटर, राइट, थ्रू नेटवर्क। क्योंकि आपको पता है, चलिए थ्रू नेटवर्क ना भी लिखें, राइट? क्योंकि आपको पता है कि यहां पर आपकी फाइल रखी हुई है, इसीलिए आप यहां बैठकर यहां पर लॉग इन कर यहां से अपनी फाइल एक्सेस कर सकते हैं। यूज लिखना चाहें यूज लिखिए, एक्सेस लिखना चाहें एक्सेस लिखिए। तो बेसिकली नेटवर्किंग के जो फीचर्स हैं, नेटवर्किंग का जो मेन फीचर है फाइल शेयरिंग का, रिसोर्स शेयरिंग का, कि अगर आपके पास सिर्फ एक ही प्रिंटर है वो पूरे नेटवर्क पर शेयर किया जा सकता है। आपकी कोई फाइल पूरे नेटवर्क पर किसी एक कंप्यूटर पर रखी है, उसे शेयर करना है। ये फीचर्स आप तभी अवेल कर सकते हैं जब आपके पास नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो। तो बिना नेटवर्क ओएस के, नेटवर्क ओएस डाले बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो नेटवर्क ओएस के ये दो मेन फीचर्स हैं जो ये आपको ऑफर करता है। बट ये है कि इसमें यूजर्स को पता होता है कि उनकी फाइल कहां पर रखी हुई है, तभी वो किसी दूसरे कंप्यूटर पर बैठकर, किसी भी दूसरे कंप्यूटर पर बैठकर पूरे नेटवर्क पर रखी हुई अपनी फाइल को यहां पर ऐसे यूज कर पाते हैं मानो जैसे वो उनके खुद के कंप्यूटर पर रखी हो। तो गाइज ये था नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब कंप्यूटर्स नेटवर्क पर कनेक्ट किए जाते हैं तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार से एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि जाना जाता है नंबर 5, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम गाइस, अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसका पर्पस, सबसे पहली चीज तो इसके लिए भी यही जरूरी है कि कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से नेटवर्क पर कनेक्टेड हो। तो अब आप बोलेंगे कि सर नेटवर्क पर कनेक्टेड थे तो फिर आपने नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम डाला, डिस्ट्रीब्यूटेड में आप नेटवर्क पर कनेक्टेड करने की बात क्यों कर रहे हैं? क्या फायदा होगा नेटवर्क पर कनेक्टेड करने का? क्योंकि जो मेन फीचर्स हैं फाइल शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग के, वो तो हमें नेटवर्क पे मिल गए। यहां पर उनको आपस में इंटरकनेक्ट करने का क्या बेनिफिट हुआ? तो देखिए, बहुत इन दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम शेयरिंग पर्पस के लिए बना हुआ है, नेटवर्क के बेनिफिट्स उठाने के लिए बना हुआ है, बट यहां डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जिस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करता है, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। बेसिकली जब कंप्यूटर्स आपस में एक नेटवर्क पर कनेक्टेड होते हैं और आप चाहते हैं कि ये सारे मिलजुल कर आपके लिए प्रोसेसिंग करें, right? When computers are interconnected over a network and the processing task, जो भी प्रोसेसिंग का काम आया है, is distributed among all the computers राइट? यानी अगर किसी यूजर ने, मान लीजिए एक यूजर ने यहां पर कोई टास्क असाइन करा फॉर एग्जीक्यूशन, इस C1 को कोई टास्क असाइन करा फॉर एग्जीक्यूशन, तो ये C1 क्या करेगा? वो डिवाइड करेगा उस टास्क को 3 पार्ट्स में, क्योंकि कितने कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं यहां पर? 3। एक पार्ट तो वो खुद अपने पास प्रोसेस करेगा, कॉल्ड सब टास्क 1। एक पार्ट वो इसे भेज देगा एग्जीक्यूशन के लिए, सब टास्क 2। तीसरा पार्ट वो इसे भेज देगा एग्जीक्यूशन के लिए, सब टास्क 3। एंड दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। इस तरह से
जो प्रोसेसिंग की जा रही है, कोई भी एक कंप्यूटर को मिला हुआ टास्क बाकियों को बांटा जा रहा है सब टास्क में डिवाइड करके, और बाकी भी उसकी प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इससे स्पीड अप हो जाता है। ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का या जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली स्पीड अप करने के लिए है, स्पीड इंक्रीज करने के लिए, ना कि नेटवर्क के फायदे जोड़ने के लिए। अब आपके पास अगर कोई टास्क आया है एग्जीक्यूशन के लिए, तो वो सब टास्क में डिवाइड किया जाएगा, सब में बांटा जाएगा, तो भाई ये बटेगा तो तभी जब वो आपस में नेटवर्क पर कनेक्टेड होंगे। अगर एक दूसरे से कनेक्ट ही नहीं होंगे तो ये बटेगा कैसे, रिजल्ट वापस आएगा कैसे। तो अगर कंप्यूटर्स आपके नेटवर्क पर कनेक्टेड हैं एंड इफ अ टास्क, अगर कोई टास्क इज गिवन टू एनी कंप्यूटर, अगर किसी कंप्यूटर को कोई टास्क दिया जाता है फॉर एग्जीक्यूशन के लिए, देन वो कंप्यूटर उस टास्क को, दैट टास्क इज सब डिवाइडेड या इज डिवाइडेड इनटू सब टास्क्स, वो टास्क सब टास्क्स में डिवाइड होता है, कई सब टास्क में, जितने बाकी के कंप्यूटर्स नेटवर्क पर कनेक्टेड हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग, और बांट दिया जाता है, एंड दीज डिस्ट्रीब्यूटेड सब टास्क्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड या गिवन टू ऑल द इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स फॉर प्रोसेसिंग। सारे इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स को प्रोसेसिंग के लिए ये सब टास्क दे दिए जाते हैं। इसे कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। इसे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग कहा जाता है, और यही करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है। अगर आप एक नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे तो वो आपके टास्क को सब टास्क में डिवाइड नहीं करेगा, वो बाकी के कंप्यूटर्स को भेजेगा नहीं, बाकी के कंप्यूटर से एग्जीक्यूट करवाएगा नहीं। ये नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है। इसके लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, जो कम खर्चे में आपको एक हाई स्पीड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट दे रहा है। जितने कंप्यूटर्स आपके नेटवर्क में कनेक्टेड होंगे, आप किसी भी एक को टास्क दिया जाएगा, वो सब में बटेगा और सब मिलकर एग्जीक्यूट करेंगे। सो ये बेसिकली स्पीड अप कर देता है। सो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम स्पीड अप कर देता है द एग्जीक्यूशन। ये तो बेनिफिट है। लोग इसका एक बेनिफिट और कहते हैं, लोग कहते हैं कि इंक्रीमेंटल ग्रोथ होती है। इंक्रीमेंटल ग्रोथ का मतलब अगर आपको स्पीड और बढ़ानी है और इंक्रीज करना है स्पीड को, तो भाई एक कंप्यूटर और जोड़ दीजिए इंटरनेटवर्क पर। अब अगर एक कंप्यूटर नेटवर्क पर और जोड़ देंगे तो अब जो काम 3 लोगों में बट रहा था, अब वो 4 में बटेगा और स्पीड बढ़ जाएगी। ऐसे तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई 5 जोड़ दोगे तो काम 5 में बटेगा, 6 जोड़ दोगे तो 6 में बटेगा और स्पीड बढ़ जाएगी, 10 जोड़ दोगे तो 10 में बटेगा और स्पीड बढ़ जाएगी। सही सोच रहे हैं आप, बट एक तय लिमिट के बाद, हम लोग आगे आप लोगों को कभी पढ़ाएंगे पैरेलल प्रोसेसिंग में, एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद अगर आप और सी कंप्यूटर्स जोड़ते चले जाएंगे तो एक टास्क को इतने सारे हिस्सों में बांटना और उनसे करवाना अगेन ओवरऑल स्लो हो जाता है। सो अभी के लिए आप इतना माने कि अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो आप एक कंप्यूटर बढ़ा सकते हैं, काम ज्यादा में बटेगा, जल्दी होगा। लेकिन आगे चल के आप कभी और आगे एडवांस पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि इसकी भी एक लिमिट है, कि कितने लिमिट के बाद आपको फर्दर नहीं जोड़ने, वरना इतने लोगों में काम बांटना और उनसे वापस समेटने में समय लग जाएगा, स्लो होना शुरू हो जाता है, परफॉर्मेंस नीचे आना शुरू हो जाता है। लेकिन अभी के लिए यह ठीक है कि आप कह सकते हैं कि ऐड कर दीजिए 1 more कंप्यूटर
टू इंक्रीज द स्पीड। अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो आप एक कंप्यूटर और जोड़ लीजिए, ठीक है। फिर एक पॉइंट यह भी कहा जाता है, ये जो आपके सामने हो रहा है, देखिए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर को पता था कि मेरी फाइल उस पर्टिकुलर कंप्यूटर पे रखी है, बट अभी ये कंप्यूटर खाली है, तो वो यहां से बैठकर उस फाइल को एक्सेस कर यहां पर वो काम कर लेगा और उस फाइल को यूज कर लेगा, क्योंकि यूजर्स अवेयर होते हैं कि उनकी फाइल कहां रखी है। बट ये जो इंटरनली हो रहा है, एक यूजर ने एक कंप्यूटर को अपना टास्क दिया कि मेरा ये प्रोग्राम है, इसे एग्जीक्यूट कर दे। यूजर ने जब एक कंप्यूटर को एक टास्क दिया कि मेरा ये प्रोग्राम है, इसे प्ले कर दे, मेरी ये गेम है, इसे रन कर दे, मेरा ये सॉफ्टवेयर है, इसे प्ले कर दे, तो अब यूजर इस बात से बिल्कुल अवेयर नहीं होता, यूजर को इस बात का बिल्कुल नहीं पता होता कि क्या उसका टास्क कैसे कई कंप्यूटर्स में बट रहा है, कैसे सारे मिलकर उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसके बारे में इस यूजर को कोई जानकारी नहीं होती। उसे तो लगता है उसने अपने कंप्यूटर को टास्क दिया, उस कंप्यूटर ने टास्क एग्जीक्यूट कर उसको आउटपुट दे दिया। इंटरनली वो कैसे बटा सारे बाकी कंप्यूटर्स में, कैसे सबने प्रोसेस करा, ये सब चीजें यूजर्स को बिल्कुल मालूम नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरनल मामला है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनली खुद कर देता है। सो यूजर्स अनअवेयर होते हैं, यूजर्स आर अनअवेयर। आप लोगों को भी कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनली कैसे ये सारे काम, चाहे नॉर्मल आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं कि वो रैम कैसे चला रहा है, हार्ड डिस्क कैसे चला रहा है, यूजर्स अनअवेयर होते हैं अबाउट दिस डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। यूजर्स को पता ही नहीं होता इस डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग के बारे में, राइट। तो ये था गाइस एक और इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोगों ने नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा। चलिए चलते हैं सिक्स्थ ऑपरेटिंग सिस्टम के तरफ, जिसका नाम है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। RTOS के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम गाइस। जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये सब एक्सपर्ट्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो एक पर्टिकुलर स्पेशल पर्पस के लिए बनाए गए हैं, तो उसी कैटेगरी में ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर मैं रियल टाइम वर्ड का मीनिंग आपको बताने चलूं तो यहां पर है कि यहां पर आप जो भी इनपुट देंगे, बदले में आपको एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर आउटपुट चाहिए। यहां टाइमिंग डेडलाइंस की बात हो रही है। रियल टाइम वर्ड का मतलब है टाइम डेडलाइंस। यहां पर आपको टाइम की डेडलाइन में ही काम करना होगा। जो भी टास्क करना होगा वो एक तय समय सीमा के अंदर ही करना होगा। जैसे ये ऐसा कहां होता है सर, आपके दिमाग में आएगा कि सर ऐसा कहां होता है जहां काम को तय टाइम के डेडलाइंस में करना होता है। बिल्कुल करना होता है भाई। एयर फ्लाइट्स, जो आप लोग फ्लाइट्स के लिए बात करते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो होता है, ATC जिसे कहते हैं, वो लोग भी फ्लाइट्स को बिल्कुल जिस तरह से गाइड करते हैं। अगर वहां फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की भी गड़बड़ी हो गई तो जो फ्लाइट जापान जानी थी वो कहीं और मुड़ जाएगी। वहां टाइम लिमिट क्रूशियल होती है। सैटेलाइट लॉन्चिंग की बात होती है, याद होगा हमारा मंगलयान 2 सेकंड में लास्ट के फेल हो गया था। वहां क्रिटिकल टाइमलाइंस की गाइड, हम यहां से इनपुट दे रहे हैं, हमें करेक्ट आउटपुट चाहिए और एक टाइम फ्रेम में चाहिए, एक तय समय सीमा के अंदर चाहिए ही चाहिए। टाइमिंग डेडलाइंस आर इंपॉर्टेंट इन फॉर दीज ऑपरेटिंग सिस्टम्स। जहां आपको कोई पर्टिकुलर काम एक फिक्स टाइम में करना ही करना है, टाइम डेडलाइंस जरूरी हैं, वहां रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स डालेंगे। आप मिसाइल लॉन्चिंग का कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जहां आप मिसाइल्स की टेस्टिंग करेंगे, तो क्या वहां पर आपको टाइमिंग डेडलाइंस की जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज वो कहीं पे गिरने की बजाय हवा में ही फट जाएगी, तो भाई वो बहुत लॉस कर सकती है। सो ये बहुत क्रिटिकल सॉफ्टवेयर्स में इस्तेमाल किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां पर टाइमिंग डेडलाइंस क्रूशियल होती हैं। सो रियल टाइम का मतलब ही बिल्कुल रियल वर्ल्ड सिनेरियोज जहां टाइमिंग लिमिट्स हो। सो टाइमिंग डेडलाइंस वाले जो सिनेरियोज होते हैं वहां पर इनका हम इस्तेमाल करते हैं। सो दीज ऑपरेटिंग सिस्टम्स या दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड वेयर
टाइमिंग डेडलाइंस आर क्रिटिकल। बिल्कुल क्रिटिकल है भाई, टाइम के अंदर ही काम करना होगा। द टास्क मस्ट बी कंप्लीटेड, जो भी टास्क है वो कंप्लीटेड हो जाना चाहिए विद इन द टाइम फ्रेम। जो टाइम फ्रेम आपको दिया गया है, गिवन टाइम फ्रेम, जो टाइम लिमिट या टाइम फ्रेम आपको दी गई है, उसके अंदर ही आपका टास्क हो जाना चाहिए कंप्लीट। सो टाइम क्रिटिकल एक्शन, ये बेसिकली टाइम क्रिटिकल है, टाइम क्रिटिकल है, लेकिन साथ ही साथ यहां पर आउटपुट भी एक्यूरेट चाहिए होंगे आपको। टाइम तो है ही है, अब टाइम तो जल्दी जल्दी कराने के चक्कर में थोड़े ही ना आप जो फ्लाइट आपको जापान में उतारनी थी वो आप अफगानिस्तान में उतारने लग जाएंगे, गलत आउटपुट थोड़े ही दे देंगे। जो सैटेलाइट आपको मंगलयान पे उतारनी थी वो उतारी ही नहीं, आपने कहीं और बाहर ही घुमाते रहे। नो, ऐसा नहीं है। यहां आपको टाइम क्रिटिकल तो रहना ही रहना है, साथ में एक्यूरेट आउटपुट पर भी, रिजल्ट पर भी काम करना है। अगर किसी चीज का आउटपुट टाइम लिमिट में नहीं आया, बाद में आया, सही भी आया, तो भी वो बेकार है। सही आउटपुट अगर टाइम फ्रेम के बाद आ रहा है तो भी वो बेकार है। यहां सही आउटपुट चाहिए बट टाइम फ्रेम के अंदर चाहिए, टाइम क्रिटिकल है यहां पर, राइट। ये जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, इसे कई सिनेरियोज में यूज होते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, मिसाइल लॉन्चिंग के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये उन सिस्टम्स में यूज होते हैं जो मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम्स होते हैं, वहां इसका इस्तेमाल किया जाता है। सैटेलाइट लॉन्चिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो ये सब आप समझ रहे होंगे, ये सब जो एरियाज हैं, ये जो सब सिनेरियोज हैं, ये टाइम क्रिटिकल हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल में किया जाता है, फ्लाइट्स को सब बताने के लिए। ऐसे टाइम क्रिटिकल एरियाज में ये जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स यानी हार्ड आरटॉस, और सॉफ्ट आरटॉस। हार्ड आरटॉस और सॉफ्ट आरटॉस, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह के होते हैं। देखिए, हार्ड का मतलब क्या हुआ? हार्ड का मतलब सख्त, टाइट, यानी ये वो वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ये वो वाले रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है जहां पर तय समय में, तय समय के अंदर ही आपको करेक्ट आउटपुट देना होगा। अगर टाइम निकल गया तो वो आउटपुट बेकार। लेकिन ये सॉफ्ट का मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा मुलायम। यहां अगर कभी आपका आउटपुट हल्का सा डिले भी हो गया तो चलता है, हल्का सा स्लाइट डिले। मैं बहुत ज्यादा डिले नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं अगर आपके रिजल्ट में जो टाइम लिमिट आपको दी थी उसमें स्लाइट डिले भी हो गया, स्लाइट मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का डिले हो गया, तो चलता है, बहुत बड़ा डिजास्टर नहीं होने वाला। यहां तो डिजास्टर हो जाएगा अगर आपने तय समय सीमा के अंदर सही आउटपुट जनरेट नहीं करा। मिसाइल लॉन्चिंग, सैटेलाइट लॉन्चिंग, ये सब हार्ड आरटॉस में आएंगी, क्योंकि अगर तय समय के अंदर सही आउटपुट नहीं आया तो मिसाइल नुकसान पहुंचा सकती है, सैटेलाइट लॉन्चिंग फेल हो सकती है। यहां पर हार्ड आरटॉस ऑपरेटिंग सिस्टम्स लगेंगे, जहां एक आध फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का स्लाइट डिले बर्दाश्त किया जा सकता है, वहां पर हम सॉफ्ट आरटॉस यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लाइट्स में अगर एक आध फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इधर उधर हो भी गया तो भी फ्लाइट हमारे बाहर नहीं जाने वाली। ऐसा नहीं है कि वो लैंड कर चुकी है हवा में। कई बार आपने सुना होगा कि फ्लाइट्स के साथ संपर्क टूट जाता है कुछ देर के लिए मौसम की खराबी के कारण, लेकिन बाद में वो फिर कनेक्ट हो जाता है। तो भाई वो सॉफ्ट आरटॉस है जहां स्लाइट डिले हल्का सा बर्दाश्त किया जा सकता है, टॉलरेट किया जा सकता है। बट हार्ड आरटॉस में अगर टाइमिंग फ्रेम के अंदर रिजल्ट नहीं आया तो डिजास्टर होगा, राइट। सो यहां पर ये टाइम क्रिटिकल ये यूज होता है इन टाइम क्रिटिकल एरियाज में, टाइम क्रिटिकल एरियाज में, राइट। यानी एक्यूरेट आउटपुट चाहिए विद इन द टाइम फ्रेम,
डिले जो है कैन कॉज डिजास्टर, डिले की वजह से, डिले कैन कॉज डिजास्टर, डिले की वजह से भाई डिजास्टर आ सकता है। ये वाले दे कैन टॉलरेट अ स्लाइट डिले, बहुत हल्का सा डिले ये टॉलरेट कर सकते हैं, ये एक हल्का सा स्लाइट डिले टॉलरेट कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे इन दोनों में कहूं तो ये दोनों हार्ड में यूज होंगे और ये वाला राइट आप सॉफ्ट में लगा सकते हैं। ये टॉलरेट कर सकते हैं एक हल्का सा डिले, क्योंकि इनकी वजह से डिजास्टर नहीं होने वाला है, राइट। दे कैन रिकवर आफ्टर अ लिटिल डिले, एक छोटे से डिले के बाद ये रिकवर हो सकते हैं। हल्का सा स्लाइट वर्ड लिखना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा डिले, स्लाइट डिले लिखा है मैंने। तो गाइज ये है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिकली टाइम क्रिटिकल एरियाज के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में 6th ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए एक लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बचा है टाइप्स में, जिस पर बात करते हैं हम लोग, और दैट वन इज द 7th वन, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। आइए बात करते हैं। नाम से समझ में आ रहा है ना, टाइम शेयर करना है। अरे किसका टाइम शेयर करना है, किसका टाइम शेयर करने की बात हो रही है? तो भाई ये टाइम जो शेयर करने की बात हो रही है, ये सीपीयू टाइम की बात हो रही है कि सीपीयू का समय शेयर करना है, सीपीयू का समय शेयर करना है, सीपीयू का टाइम शेयर करना है। यानी जितने भी टास्क होंगे उन सब के बीच में, अमंग मल्टीपल, वर्ड से भी, नामों से भी काफी मीनिंग आ जाती है, प्रोसेसेस, कई सारे टास्क्स के बीच में सीपीयू का समय शेयर करना है। एक एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए ये एक सर्वर है, ये एक सर्वर कंप्यूटर है जिस पर एक सीपीयू लगा हुआ है जो आपके प्रोग्राम्स को रन करेगा। अब एक कंप्यूटर है जिसकी तरफ से कोई टास्क आया, इसके पास टास्क 1 आया फॉर एग्जीक्यूशन, इन्हें आप क्लाइंट कह सकते हैं, राइट। ये एग्जीक्यूशन के लिए टास्क 1 आया। फिर एक दूसरा कंप्यूटर है, उसने भी यहां कोई टास्क भेजा, मान लीजिए क्लाइंट 2, उसने भी अपना टास्क भेजा, टास्क 2 भेजा एग्जीक्यूशन के लिए। तीसरा भी कंप्यूटर है भाई जिसने अपना टास्क भेजा यहां एग्जीक्यूट करने के लिए। कहां होता है ऐसा? ये सिनेरियो जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये कहां होता है? ये जो सिनेरियो मैं आपको दिखा रहा हूं, इस सिनेरियो को हम लोग मल्टी यूजर कहते हैं, मल्टी यूजर ओएस, मल्टी यूजर एनवायरनमेंट कहते हैं, जहां पर हर यूजर का टास्क सर्वर के पास जाता है एग्जीक्यूशन होने के लिए। ये वाइडली यूज होता है इन लिनक्स, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका बहुत ही इस्तेमाल है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी ये कंप्यूटर्स हैं, इन्हें टर्मिनल बोला जाता है, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3। अब इस टर्मिनल पर जो भी यूजर बैठा है, वो जो भी टास्क करेगा, उसको ये टर्मिनल खुद एग्जीक्यूट ना करके वो सीधे यहां भेज देता है, और यहां सर्वर वाला कंप्यूटर उसे एग्जीक्यूट करके रिजल्ट भेजता है। ऐसे ही अगर यहां इस टर्मिनल पर, इस कंप्यूटर पर कोई यूजर बैठा हुआ है, वो यहां पर जो भी टास्क करेगा, वो टास्क सीधे इस सर्वर के पास जाएगा, ये एग्जीक्यूट करेगा और उन्हें वापस रिस्पॉन्ड करेगा। तो बेसिकली सारी प्रोसेसिंग करता कौन है? सारी प्रोसेसिंग सीपीयू करता है। लेकिन भाई सीपीयू कैसे करेगा? जब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि हाउ सीपीयू कैन एग्जीक्यूट these multiple processes, these multiple tasks, इन मल्टीपल टास्क्स को सीपीयू कैसे एग्जीक्यूट करता है भाई, कैसे रन करता है? तो भाई सॉल्यूशन है कि टाइम शेयरिंग से, टाइम शेयरिंग करके, टाइम शेयरिंग की मदद से यह करा जा सकता है। यानी यहां पर सीपीयू टाइम जो है इज शेयर्ड अमंग
ऑल द क्लाइंट कह लीजिए, टर्मिनल कह लीजिए, यूजर कह लीजिए या टास्क कह लीजिए, अमंग ऑल द टास्क, राइट। कैसे? सीपीयू पहले इसके टास्क को एग्जीक्यूट करेगा एक पर्टिकुलर टाइम तक। मान लीजिए सपोज सीपीयू पहले 1 वाले को एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको 2 सेकंड तक एग्जीक्यूट करा, ठीक है। सीपीयू टाइम इज शेयर्ड अमंग ऑल द टास्क। अ टाइम स्लाइस या एज पर द टाइम स्लाइस, टाइम स्लाइस कह लीजिए, कई लोग इसे क्वांटम भी कहते हैं, जो वर्ड आपको ठीक लगे वो कह सकते हैं। अब इस टाइम स्लाइस या क्वांटम वर्ड का मतलब क्या है? देखिए सीपीयू को हमने कहा कि भाई ऐसा है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारा टाइम स्लाइस जो है वो 2 सेकंड का है, अभी है समझने के लिए। तो हमने कहा कि हमारा टाइम स्लाइस जो है, क्वांटम जो है वो 2 सेकंड का है। तो अब सीपीयू पहले 2 सेकंड इसे चलाएगा, फिर इसे पॉज कर देगा, फिर 2 सेकंड इसे चलाएगा, फिर इसे पॉज कर देगा, फिर 2 सेकंड इसको चलाएगा, फिर इसे पॉज कर देगा, फिर 2 सेकंड इसको चलाएगा, फिर पॉज कर देगा, फिर 2 सेकंड इसके टास्क को चलाएगा, फिर पॉज कर देगा, फिर 2 सेकंड इसके टास्क को चलाएगा, इसे पॉज कर देगा, फिर घूम के वापस इसके पास पहुंचेगा, अगर इसका फिनिश हो गया है तो आउट, फिर 2 सेकंड इसे चलाएगा, 2 सेकंड इसे चलाएगा, फिर 2 सेकंड इसे चलाएगा, जो फिनिश होते जाएंगे वो आउट। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बोला, जो एक पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंगली सीपीयू 2 सेकंड तुझे दे रहा है, 2 सेकंड तुझे, 2 सेकंड तुझे, फिर घूम के 2 सेकंड तुझे, 2 सेकंड तुझे, 2 सेकंड घूम के तुझे। ये जो टाइम स्लाइस यानी टीपीयू का सीपीयू का जो टाइम है वो सारे टास्क को दिया जा रहा है कि ले पहले तेरे को चलाया, फिर तेरे को, फिर तेरे को। यही तो टाइम शेयरिंग हुई। टाइम शेयरिंग वर्ड का मतलब क्या हुआ कि सीपीयू ने जो 2 सेकंड का टाइम स्लाइस लिया वो सबको दे रहा है, 2 सेकंड तुझे, 2 सेकंड तुझे, 2 सेकंड तुझे। घूम के वापस आना, ये जो घूम के वापस आना है इसे हम राउंड रॉबिन भी कहते हैं। राउंड रॉबिन ये वर्ड यानी घूम चलाना और घूम के वापस आना, यानी सीपीयू जो है वो एग्जीक्यूट करता है द टास्क इन राउंड रॉबिन मैनर। राउंड रॉबिन मैनर, इसे राउंड रॉबिन कहा जाता है। सबको चलाकर घूम के, चलाना चलाना चलाना, घूम के वापस आना, चलाना चलाना चलाना, घूम के वापस आना। दिस इज कॉल्ड राउंड रॉबिन मैनर। बट सिर्फ कितनी देर चलाएगा? चलाएगा इस टाइम स्लाइस के अंदर ही, राइट। CPU execute the task in round robin manner for the given time slice। जो टाइम स्लाइस दिया जाएगा उसी टाइम स्लाइस तक आपके टास्क को चलाएगा। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इसी तरह से एग्जीक्यूशन होता है, जहां पर कई सारे यूजर्स एक साथ एक सर्वर से कनेक्ट कर दिए जाते हैं। हर यूजर पे जो भी टास्क एग्जीक्यूट हो रहा होता है, हर यूजर अपनी मशीन पर जो भी टास्क, जो भी कमांड देता है उसकी मशीन सर्वर को भेजती है, सर्वर एग्जीक्यूट करके रिजल्ट भेजता है। यूजर अपनी मशीन पर, अपने टर्मिनल पर जो भी टास्क परफॉर्म करता है वो सर्वर के पास जाता है, सर्वर एग्जीक्यूट करके देता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट एक लिनक्स एनवायरनमेंट में है जिसे हम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स को इसीलिए हम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। और एग्जीक्यूट करने का देखिए, टाइम शेयरिंग सीपीयू के कॉन्टेक्स्ट में वर्ड बोला जा रहा है। टाइम किसका शेयर हो रहा है? सीपीयू का हो रहा है। सीपीयू जो है वो एक टाइम स्लॉट सबको दे रहा है कि तुझे भी चलाऊंगा, तुझे भी चलाऊंगा, तुझे भी चलाऊंगा, घूम के फिर तुझे भी चलाऊंगा, तुझे भी चलाऊंगा, तुझे भी चलाऊंगा। सो टाइम शेयरिंग बेसिकली ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ऐसे एनवायरमेंट्स में, मैंने बोला कि ये स्पेशलिस्ट एनवायरमेंट्स में लगाए जाते हैं, तो ऐसे एनवायरमेंट्स में लगाए जाते हैं जहां पर हमें सारी प्रोसेसिंग सीपीयू से, इस मेन कंप्यूटर से करवानी हो। क्लाइंट्स या टर्मिनल्स पे जो भी टास्क आए वो इसको भेजेंगे, ये एग्जीक्यूट करके बदले में उनको जवाब भेजेगा। ऐसे जो स्पेशलाइज्ड सिनेरियोज हैं, जैसे कि मैंने बोला लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ऐसा ही होता है, ऐसे जो स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट सिनेरियोज हैं वहां पर आपको टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। एक बात और है जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स का डिसएडवांटेज मान लीजिए या लिमिटेशन मान लीजिए, और वो डिसएडवांटेज ये है कि अगर मान लीजिए किसी एक प्रोसेस को, किसी एक क्लाइंट के टास्क को लॉन्ग सीपीयू टाइम चाहिए, मान लीजिए इसे बहुत ज्यादा सीपीयू टाइम चाहिए, तो क्या उसे एक साथ मिल जाएगा पूरा टाइम? नहीं।
इसे बहुत लंबा एक लॉन्ग टाइम इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सीपीयू ने जो टाइम स्लाइस डिसाइडेड है उसी के अकॉर्डिंगली सबको सर्विस देनी है। सीपीयू को अगर आपने 2 सेकंड का टाइम स्लाइस दिया है तो वो 2 सेकंड ही इसको चलाएगा, 2 सेकंड इसे चलाएगा, 2 सेकंड इसे चलाएगा, फिर 2 सेकंड इसे चलाएगा, 2 सेकंड इसे चलाएगा, 2 सेकंड इसे चलाएगा। अगर इसको सीपीयू का ज्यादा टाइम चाहिए, मान लीजिए इसे सीपीयू के 30 नैनो सेकंड चाहिए, तो भाई मिलेगा तो एक बार में 2 नैनो सेकंड ही, फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर। इस चक्कर में इसको कंप्लीट होने में, इसके टास्क का एग्जीक्यूशन फिनिश होने में एक लंबा समय लग जाएगा। यानी ओवरऑल जिसे हम टर्न अराउंड टाइम या टोटल टाइम कहते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर किसी टास्क को मोर सीपीयू टाइम चाहिए। सो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स में क्रिटिकल टाइम वाले लोग बिल्कुल एग्जिस्ट, या कह लीजिए कि उनके लिए यहां पर कोई बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन या बहुत जल्दी आउटपुट, बहुत जल्दी रिस्पांस का कोई भी चांसेस नहीं है। अगर आपको ज्यादा सीपीयू टाइम चाहिए तो लंबा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सीपीयू सिर्फ और सिर्फ उतना ही टाइम देगा जितना टाइम स्लाइस तय है। सो आप इसे डिसएडवांटेज मान लीजिए कि इफ एनी टास्क नीड्स मोर सीपीयू टाइम, अगर किसी टास्क को ज्यादा सीपीयू टाइम चाहिए देन इट हैज टू वेट फॉर अ लॉन्ग, तो उसे बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा टू फिनिश होने के लिए, राइट। सो इसे आप लिमिटेशन या डिसएडवांटेज जो भी मानना चाहें। गाइस, तो ये थे 7 क्रूशियल इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप आपको ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स अच्छे से समझ में आए होंगे। 4 चीजों पर, 3 टाइप्स पर मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बात करी थी, और बाकी के 4 टाइप्स आज की वीडियो में हमने कवर करे। आज की वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।